हेलो एवरीवन, हाँ माई सेल्फ सुरभि। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे अमीन्स, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स के बारे में स्टडी किया था, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में स्टडी किया था और भी हमने अमीन्स के बारे में डिस्कशन की थी। तो जो हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हम अमीन्स की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराएंगे। तो अब आप लोग ध्यान दें, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अमीन्स तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स और टर्शरी अमीन्स। जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो रिएक्शन किसी अलग तरह से करते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो नाइट्रस के एसिड के साथ अलग तरह से रिएक्शन शो करते हैं, सेकेंडरी वाले अलग तरह से शो करते हैं और टर्शरी वाले अलग तरह से शो करते हैं। अगर मैं बात करूं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की, तो आप लोग हर एक चीज बुक में क्लियरली डिफाइन कर रखी है कि कौन सा अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा। NaNO2 और HCl, इस चीज को हम बोलते हैं नाइट्रस, इस चीज के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्यों बोला भाई इसे नाइट्रस एसिड? क्योंकि आप याद रखिएगा, जो NaNO2 है प्लस HCl, HNO2 बना लेता है। देखिए HNO2 प्लस NaCl, दिस HNO2 is known by the name of nitrous acid। तो इसीलिए जब भी मैं ये रिएजेंट लूंगी NaNO2 plus HCl, that means we have taken nitrous acid, because when NaNO2 react with HCl we get HNO2 and that HNO2 is known by the name of nitrous acid। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारे 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करके हमारा क्या बनाता है, डाइजोनियम सोल्ट। व्हाट इज डाइजोनियम सोल्ट? ArN2 positive and Cl negative. This chemical formula is known by the name of डाइजोनियम सोल्ट। तो प्राइमरी अमीन्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं भाई, डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं प्लस NaCl प्लस H2। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की, किसकी? देखिए भाई, अब हम बात करेंगे अपनी, एक सेकेंड, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स। जो हमारे प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स हैं, व्हाट डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक? जहां पर AR दैट इज एरोमेटिक एंड जहां पर सिंपल R लगा हो वो एलिफेटिक के बारे में बात होती है। यहाँ पर AR लगा हुआ तो वो एरोमेटिक पार्ट है और यहाँ पर अगर हमारा R लगा हुआ है तो वो हमारा एलिफेटिक पार्ट है। जब हमारा एलिफेटिक अमीन NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो ये कंपाउंड बनता है। आप सभी से नोट कर लीजिए, जो इस कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो जब हम इसमें वाटर की एडिशन कराते हैं तो ये ब्रेकअप हो जाता है। किसके अंदर? नाइट्रोजन के अंदर अल्कोहल हमें मिलता है, एल्कीन हमें मिलता है, अल्काइल हैलाइड हमें मिलता है। बच्चे ये चीज़ें आपने एज इट इज़ याद करनी है कि जब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है तो वह किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं। याद हो गया भाई। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन, अल्कोहल, एल्कीन एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है। उसके बाद हमारा बात आती है सेकेंडरी अमीन्स की। तो सेकेंडरी अमीन्स देखिए RN2H है हमारा, ये कौन सा अमीन है? सेकेंडरी अमीन। ठीक है। जब ये NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। कौन सा बनता है? नाइट्रोसो कंपाउंड। यहाँ पर देखिए, याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, RN2H है ना, जो इस H को हटा दो और उसकी जगह पर NO लगा दो। ये हमारे देखो बच्चे साइड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप इन्हें लिखो चाहे ना लिखो वो बात डिपेंड नहीं करती, उस चीज़ के मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको लिखना कंपलसरी है। तो इसीलिए अगर हमारा सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन शो करता है तो आपने क्या करना है, इसके इस हाइड्रोजन को हटाकर NO लगाना है। इसी तरह से हमारा ये भी एक सेकेंडरी अमीन है ना भाई, बिकॉज सेकेंडरी अमीन क्यों कहा भाई? आप लोगों को अगर ये जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो जो मैंने बनाई है इंट्रोडक्शन टू अमीन्स, उसमें मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रखी है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये सेकेंडरी अमीन क्यों है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है वो 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से अटैच है।
यहाँ पर एक अराइल सब्स्टिट्यूएंट भी है भाई और एक अल्काइल, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड एंड ओनली 1 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन सेकेंडरी अमीन। अब जब ये नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वही आपने करना है भाई, हाइड्रोजन को हटाकर क्या लगाना है, NO ग्रुप। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें अपनी टर्शरी, किसके बारे में हम बात करते हैं, हम टर्शरी के बारे में बात करते हैं कि टर्शरी एरोमेटिक अमीन किस तरह से रिएक्ट करते हैं। देखिए ये टर्शरी अमीन है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन तीनों ही अल्काइल या अराइल सब्स्टिट्यूएंट के साथ अटैच है। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है और एक अराइल ग्रुप के साथ अटैच है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 3 सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच है एंड इट doesn't contain any hydrogen, तो that is known by the name of tertiary hydrogen। और जब ये हमारा नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा वही नाइट्रोसो कंपाउंड ही यहाँ पर बनता है। मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन को हटाकर NO लगाना है आपने, उसमें तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच था उसे हटाकर NO लगाया था। जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच था उसे हटाकर हमने NO लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इसमें क्या डिफरेंस है कि टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स के केस में हमने नाइट्रोजन के साथ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है भाई जिसे हटाकर लगाएंगे, तो हमने इसके जो रिंग के बिल्कुल अपोजिट साइड जो हाइड्रोजन होगा ये वाला, इसे हटाकर बेंजीन रिंग वाला यहाँ पर हमने NO ग्रुप अटैच करना है। इसके मैकेनिज्म भी आपके सिलेबस में है, तो देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। सबसे पहले NaNO2 और HCl आपस में रिएक्ट करके हमारा HNO2 बनाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बना दिया भाई। फिर हमें रिएक्शन मिक्सचर के अंदर HCl भी प्रेजेंट है ना, तो उसके पास H पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो जब ये HNO2 उस H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा जो हमें HCl से मिला था, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो इस हाइड्रोजन को मिल जाएंगे, तो ये यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन होगी। फिर ये वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से HO2 की फॉर्म में ये यहाँ से निकल जाएगा, जिस वजह से NO के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इस स्पीशीज को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड डू यू नो you have studied electrophilic addition reaction in BSc सेकेंड सेमेस्टर में आपने इसके बारे में स्टडी किया था कि जिसमें हमने बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाई थी। इसी तरह से अब हमारे पास ये हमारा कंपाउंड है, देखिए जो ये था इसी को हमने लिख दिया, बेंजीन रिंग कंटेन्स नाइट्रोजन एंड इट कंटेन्स 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो वही हमारे पास है बेंजीन रिंग, इट कंटेन्स नाइट्रोजन एंड इट कंटेन्स 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स। यहाँ पर जब ये नाइट्रोसोनियम आयन आकर इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करता, जिंदगी में ये बात याद रखना। इलेक्ट्रोफाइल डज नॉट अटैक्स, ये बात कई बार बुक्स में भी लिखी होती हैं जो कि गलत है। इलेक्ट्रोफाइल के पास भाई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो अटैक कैसे करेगा। अटैक तो वो चीज करती है ना जिस पे इलेक्ट्रॉन्स हो। न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कर सकता है बिकॉज इट कंटेन्स नाइट्रोजन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, बट इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इट डजंट कंटेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर हाउ डज इट रिएक्ट, हाउ डज इट कैन अटैक। तो इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करता, उस पर अटैक होता है। तो बेंजीन रिंग के पास यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, इसी रिंग को डोनेट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव करेंगे, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन पर अटैक करेंगे, जिस वजह से नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब ये नाइट्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगा, फिर इसके पास जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट था ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर देकर इसके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करके H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। तो अपने हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिंग के अंदर दे देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, जिस वजह से हमारा ये प्रोडक्ट बना था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो अब आप लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स अंदर क्यों दिए यहाँ पर, बिकॉज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन्स अंदर देकर H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा तो रिंग पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें मिल जाएंगे, दैट इज स्टेबल बाय हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा, दैट इज मोर स्टेबल, इस वजह से हमारा यहाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स देकर निकल जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हम टर्शरी एलिफैटिक अमीन किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो अगर टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स की हम बात करें, ये हमारे टर्शरी अमीन्स हैं और एलिफैटिक नेचर के हैं।
ये जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये कंपाउंड बनेगा ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल प्लस NaCl। ठीक है भाई। अब आपने याद ये रखना है कि टर्शरी एलिफेटिक अमीन दो पॉसिबिलिटीज के साथ रिएक्ट करता है, दो पॉसिबिलिटीज। कई बार तो वो हमारा ये ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्राइल बनाता है भाई, इसे आप देख लेना कैसे है। हमारा ये R3N है, NaNO2 और HCl मिलकर क्या बनाएगा भाई HNO2, और HNO2 में क्या प्रेजेंट होता है H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव। तो वही चीज़ है, R3N तो एज इट इज लिख दिया हमने, H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव को इस तरह से लिखा है, प्लस NaCl हमारा यहाँ पर NaCl बच जाएगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो टर्शरी एलिफेटिक अमीन है वो हमारा जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वही वैसे ही हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड बन जाएगा और एल्डिहाइड या फिर हमारा कीटोन एज ए साइड प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज होगा। और यहाँ पर हमारा जो आपने NO ग्रुप अटैच करना है, मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था कि हाइड्रोजन को हटाकर आपने अटैच करना है, लेकिन भाई यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो आप इसे हटाकर अटैच करेंगे, यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप को ही हटा देना भाई, R2 R3N है ना, कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ से निकलेगा और वो एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में हमारे साइड प्रोडक्ट देगा और यहाँ पर सिर्फ R2N और NO हमें मिलेंगे। तो होप सो आपको पसंद आई है। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा एनुलिन्स। देखो, अगर हम बात करें एनुलिन्स की तो हम बात करते हैं कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये। ठीक है, क्या होते हैं भाई ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, जिनके अंदर सिर्फ ओनली वन साइकिल इज प्रेजेंट। मोनोसाइक्लिक का मतलब ओनली वन साइकिल इज प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है ना भाई। उसके बाद है हमारा कि इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। जर्नल फॉर्मूला, इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड CH n टाइम्स। दैट मीन्स कि ये चीज जो ये वाला पार्ट है ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो हमने इसको ब्रैकेट में डाल के n टाइम्स लिख दिया। दैट मीन्स दिस पार्ट इज रिपीटेड n टाइम्स, वेयर n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम बोलेंगे कि एनुलिन्स आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स which have journal formula CH double bond CH where n is equal to 2, 3 and 4 etc. Therefore they can also be defined as completely conjugated monocyclic polyenes. That means completely conjugated system होता है इनका। क्या होता है? completely conjugated system which contain even number of carbon atoms। ठीक है, completely conjugated system which contain even number of carbon atoms की completely conjugated system होगा जिसके अंदर हमारा even number of carbon atoms present होंगे। that means even number of carbon होंगे, odd नहीं होने चाहिए, even होने चाहिए, completely conjugated system होना चाहिए, system में completely conjugation present होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एनुलिन्स के स्ट्रक्चर की तो हम सबसे पहले एनुलिन को बताती हूँ मैं आपको। ये है हमारा साइक्लोब्यूटाडाइइन। क्या है ये? साइक्लोब्यूटाडाइइन। और ये हमारा क्या है? बेंजीन। ठीक है, ये क्या है? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। तो अगर मैं इसके नेमिंग की बात करूं कि इन एनुलिन्स, ये सारी एनुलिन्स हैं भाई, क्यों? क्योंकि कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है हमारा। ये मोनोसाइक्लिक आपको दिखाई दे रही है, कंप्लीटली कंजुगेटेड सिस्टम है और इसके अंदर जनरल फॉर्मूला CN डबल बॉन्ड है। सी वाली ये यूनिट्स बार बार रिपीट कर रही हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है,
अगर मैं इसके नेमिंग की बात करूं तो इसका नाम हो जाएगा हमारा 4 एन्युलिन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 इज हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एन्युलिन। मैं बताऊंगी कि 4 एन्युलिन क्यों लिखा। और इसका नाम हो जाएगा 6 एन्युलिन और इसका हो जाएगा 8 एन्युलिन। अब आप कहोगे इसका नाम हमने ऐसा क्यों रखा? जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उनको हम ब्रैकेट में लिख के आगे एन्युलिन वर्ड लगा देते हैं। देखो कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 एंड 4, दैट मीन्स 4 एन्युलिन। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 6 एन्युलिन। कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8 एन्युलिन। ओके, तो नेमिंग इसको किस तरह से देते हैं कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो उनको ब्रैकेट में डाल देते हैं और बाकी हम आगे एन्युलिन वर्ड इसके आगे लगा देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में। एरोमेटिक कैरेक्टर इन एन्युलिन्स। देखो, अगर हम बात करें, आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या होता है? मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बता रखा है इसके बारे में, तो एक बार और जिन्होंने पिछली मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिए ये रूल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारा हक्कल रूल ये कहलाता है कि जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सिस्टम के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक। लेकिन जिनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है वो हो जाएंगे हमारे एंटी एरोमेटिक। ठीक है, वेयर यहाँ पर n क्या होना चाहिए एरोमेटिक के केस में, n इज इक्वल टू होल नंबर। देखिए भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कैसे। बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो चेक कर लेते हैं हम। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6 pi electrons are there in this structure. तो 4n+2 is equal to 6. 4n is equal to 6 minus 2, that is 4. n is equal to 1. Where is it? n ये होल नंबर है ना भाई, तो इसलिए हक्कल रूल इज फॉलोड इन बेंजीन, therefore it is aromatic. बच्चे मेन कंडीशन ये भी होनी चाहिए, यही होनी चाहिए कि सिस्टम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तभी कहलाएंगे जब वो फर्स्ट कंडीशन, तो प्रायोरिटी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है प्लेनर होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर, प्लेनर। देखो, अगर हमारा स्ट्रक्चर प्लेनर है तब हम कहेंगे कि वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक कब होगा, जब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसमें होंगे वेयर n इज इक्वल टू होल नंबर। और एंटी एरोमेटिक कब होगा, जब वो ये वाला रूल हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टम नॉन प्लेनर है, क्या है, नॉन प्लेनर, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हम बात ही नहीं करेंगे कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। नॉन प्लेनर सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता और वो कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। वो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, वो हमेशा नॉन एरोमेटिक। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कैरेक्टर इन एन्युलिन्स के बारे में। हमने आपको बताया, इसमें मैंने बताया अभी आपको हक्कल रूल क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिनको पता चल गया कि हक्कल रूल क्या होता है वो आगे बढ़िए। एरोमेटिक कैरेक्टर इन एन्युलिन्स, इसमें क्या होता है, देखो, जो एन्युलिन्स फर्स्ट कंडीशन प्लेनर हैं, ठीक है, तो वो वाली एन्युलिन्स, दोबारा से सुनिए, जो एन्युलिन्स प्लेनर हैं वो क्या हो सकती हैं, एरोमेटिक भी हो सकती हैं और एंटी एरोमेटिक भी हो सकती हैं। और जो एन्युलिन्स नॉन प्लेनर हैं वो हमेशा क्या हो जाएंगी, नॉन एरोमेटिक। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं आपको एग्जांपल में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो बच्चे, देखो आप लोग, अगर मैं एक एन्युलिन बनाऊं,
ठीक है। तो ये एनुलिन कौन सी हो जाएगी, गिनिए कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन। तो 12 को ब्रैकेट में लिख के एनुलिन, 12 एनुलिन है। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। चेक कीजिए हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, बताइए भाई, चेक कीजिए हक्कल रूल फॉलो हो रहा है नहीं। 4n + 2 इज इक्वल टू 12, 4n इज इक्वल टू 12 - 2 दैट इज 10, n इज इक्वल टू 10/4। बच्चे देखिए, क्या आपके पास होल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, सही है ना। तो होल नंबर ही नहीं आ रहा तो हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड, हक्कल रूल इज नॉट फॉलोड हियर। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, बताइए भाई। आप लोग इसमें एरोमेटिसिटी की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि एरोमेटिक तो है ही नहीं, हक्कल रूल फॉलो ही नहीं हो रहा। आपने अब देखना है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर ये नॉन एरोमेटिक है। अब आपने इन दोनों में देखना है। ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि वो प्लेनर है या नहीं, ठीक है ना। तो बच्चे ये हमारी प्लेनर होती है, प्लेनर होती है। तो अब देखिए प्लेनर होती है तो एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल आपको मैं बता देती हूँ, एग्जांपल सेकंड। अगर हम देखें हमारी एक और एनुलिन्स के बारे में, जो है हमारी 10 एनुलिन, 10 एनुलिन। बच्चे देखिए ये है हमारी 10 एल्यूमिन, कितने कार्बन है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 एल्यूमिन है ना ये। इसमें हम कंजुगेशन दिखा देते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, 10 एल्यूमिन। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अगर इसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो हम ये देखेंगे हक्कल रूल फॉलो हो रहा है या नहीं, हक्कल रूल इज फॉलोड और नॉट। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की हम अगर 10 पुट कर देखें तो 4n इज इक्वल टू 10 - 2 दैट इज 8, 4n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8/4 दैट इज 2, विच इज अ होल नंबर। देयरफॉर हक्कल रूल इज फॉलोड। अच्छा जी, अब हम बताएंगे कि हक्कल रूल तो फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो अब हमने देखना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, बताइए भाई। कई बच्चे सोचेंगे हाँ जी हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये तो एरोमेटिक है, आप तो यही सोचोगे क्योंकि देखो हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो इससे साफ पता लग रहा है एंटी एरोमेटिक को तो क्रॉस कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। हक्कल रूल फॉलो हो रहा है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, वो एरोमेटिक भी हो सकता है और वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। अब हमने देखना है कि सिस्टम प्लेनर है या नहीं, इसी से ही हमें पता चलेगा। बच्चे ये सिस्टम जो है ये नॉन प्लेनर होता है, क्या होता है, नॉन प्लेनर। जो हमारी 10 एनुलिन है ये इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होती,
ये प्लेनर फॉर्म में स्टेबल नहीं होती, ये अपने आप को नॉन प्लेनर में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है भाई, ये जो 10 एल्यूलिन है ये नॉन प्लेनर होती है, ये अपने आप को इस फॉर्म में स्टेबल नहीं मानती, ये अपने आप की अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये अपने आप को क्या कन्वर्ट कर लेती है, नॉन प्लेनर फॉर्म में। वो एक ही प्लेन में सारे मॉलिक्यूल्स कार्बन के लाई नहीं करते, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर होने की वजह से एरोमेटिक तो हमेशा कैंसिल ही कर दो, नॉन प्लेनर है तो एरोमेटिक तो वो हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स क्या बच गया, नॉन एरोमेटिक। तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, हमने पढ़ा था एनुलिन्स के बारे में। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।